प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जो इस वक्त मामला चल रहा है उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। इस पर हम बात करेंगे तफसील से। इसमें भी जो सबसे अहम ज़ाहिर जो किरदार है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का है। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल रात को जो दुनिया ने मंजर देखा वो बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि एक तरफ तो वो स्पेन को बुरा भला कहते थे और स्पेन से ताल्लुकात तोड़ने की बात करते थे, लेकिन बिलाखिर मरता क्या ना करता मजबूर होकर उन्होंने स्पेन को वर्ल्ड कप 2026 की जो ट्रॉफ़ी है वो थमा दी। न सिर्फ थमा दी बल्कि वो स्टेज पर भी मौजूद रहे और बाज़ खिलाड़ी और वहाँ जो इंतज़ामिया मौजूद थी वो तो चाह रही थी कि वो उतरे स्टेज से, लेकिन इसके बावजूद वो उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। तो बहरहाल स्पेन ने जो है वो नए फ़ाते आलम के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दिया है और 2010 के बाद दूसरी मरतबा वो वर्ल्ड चैम्पियन बन गए हैं। दिलचस्प कहानियाँ शामी साहब इस पूरे वर्ल्ड कप से जुड़ी हैं और बहुत कुछ हमने इसमें जो है वो देखा। उसने अमेरिका पर अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी थी। जी हाँ, ईरान पर हमला करने के लिए वहाँ से कोई अमेरिकी जहाज़ गुजर नहीं सकता था। सही। तो स्पेन तो नेटो का मेंबर है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत तिलमिलाए, बहुत गुस्से में आए, बड़े उन्होंने शोले बरसाए, लेकिन स्पेन ने उनकी एक बात नहीं सुनी। सही। और अब स्पेन की वज़ीर आज़म, स्पेन की जो वज़ीर आज़म थे, हाँ जी, खातून है, हाँ साहब जो हैं पेड्रो सैंचेज, हाँ, अब वो बैठी थी वहाँ। हाँ, बैठे थे शामी साहब, सॉरी बैठे थे, हाँ जी, हाँ, बैठे थे। हाँ, 2 साल के बाद आप समझ लें कि वो एक ही मकाम पर जो है उनका आमना सामना हुआ। 2 साल से तो मामला जो है वो गड़बड़ चल रहे थे। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, हाँ, उनके सीने पे मोंग दली गई। हाँ, बहरहाल वो जीत में शरीक हो गए, क्योंकि बाहर है कि उनका बड़ी दिलचस्पी थी फुटबॉल में और बड़ी वो उसमें हदायत भी देते रहे, मदाखलत भी करते रहे, अपने खिलाड़ियों की सिफारिशें भी करते रहे, बहुत कुछ करते रहे। लेकिन अमेरिका के हाथ में वो चैंपियनशिप आई नहीं। बिल्कुल। एक तो अमेरिका हारा और फिर ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जिस तरह से बुरे दिल के साथ हम कह लें, मुस्कुरा तो रहे थे, सबको मेडल्स पहना रहे थे, लेकिन दिल में तो उनके होगा ना कि देखो इसी स्पेन के जो है ना बारे में बात करता था, ताल्लुकात तोड़ने की बात करता था, लेकिन यही फाते आलम जो है वो बनकर सामने आया। स्पेन जो है ना, स्पेनिश बहुत से यानी पाक अमेरिका में बड़ी भारी आबादी है उनकी। जी हाँ, और जिसे कहते कई इलाकों में तो जो स्पेनिश है ना वो अंग्रेज़ी से ज़्यादा बोली जाती है। हाँ जी, यानी एक बड़ी रिकग्नाइज्ड ज़ुबान है अमेरिका की कई रियासतों में। सही, तो बिल्कुल। स्पेनिश स्पीकिंग लोग जो हैं उनकी बड़ी भारी मिक़दार वहाँ मौजूद है। फिर आपको तो पता है कि स्पेन तो फतह किया था हमारे तारिक बिन ज़ियाद ने, हाँ जी, कश्तियाँ जला दी थी। बिल्कुल। और फिर स्पेन पे तो देखें कितना अरसा मुसलमानों की हुकूमत रही, बिल्कुल। बनु उमैया की, और क्या क्या उन्होंने वहाँ अपने नकूश छोड़े हैं। और तो बहरहाल स्पेन जो है वो फाते बन गया और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है जाहिर है वो भी फतह में शरीक हो गए। शामी साहब, इस फाइनल से पहले हस्पानवी वज़ीर आज़म जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें जो है वो उनसे पूछा गया कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो फाते को वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी पेश कर सकते हैं, इस बात की कितनी उम्मीद है? तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मेरे लिए ये अहम नहीं है कि इसे कौन पेश करता है, मेरे लिए अहम ये है कि इसे कौन वसूल करता है। हाँ, यानी पेश करना तो एक बात की चीज़ है ना। हाँ। तो अब ये है कि वो जो है एक गोल फैसला कुन साबित हुआ। बिल्कुल, एक्स्ट्रा टाइम में। अच्छा, दिलचस्प बात ये है शामी साहब कि जब 2010 में ये वर्ल्ड कप जीते थे तो उस वक्त भी हमें याद है कि स्पेन ने हॉलैंड को फाइनल हराया था और उसमें भी फैसला एक्स्ट्रा टाइम में हुआ था। एक ही गोल हुआ था, आंद्रे इनिएस्टा में याद है उन्होंने किया था और वो फिर बस भागते फिर रहे थे, बाद में जुर्माना भी उन पे हुआ था, उन्होंने अपनी शर्ट उतार दी थी। लेकिन इस दफ़ा जो है जो प्लेयर थे इनके फेरन टोरेस, उन्होंने बिल्कुल आखिरी लम्हात में एक्स्ट्रा टाइम ख़त्म होने से जो है ना चंद मिनट पहले ये गोल किया और वही फैसला कौन साबित हुआ। तो बहरहाल फतह उनको मिल गई। अब एक नौजवान खिलाड़ी उनके लामीन यामाल हैं। जी हाँ, लामीन मराकश से आए थे। जी हाँ, बड़ी दिलचस्प कहानी है उनकी। उनकी दादी आई थी वहाँ से। हाँ जी, बिल्कुल। पहले उनकी दादी आई थी, दादी आई, मेहनत मजदूरी करती रही। एग्जैक्टली। फिर अपने बच्चे फैमिली के दूसरे लोगों को बुलाया। एग्जैक्टली। और बड़े बुरे गरीब हालात, गरीब घराने से बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ था और कई लोग मिलजुल कर रहते थे। और एक बड़ा सा कहते हैं कमरा था जहाँ खाना सबको तकसीम होता था। हाँ जी, तो बड़ी गुर्बत में
उन्हें ज़िंदगी गुजारी और अब इस वक्त तो वो हीरो है माशाल्लाह। सिर्फ हीरो नहीं है शामी साहब, एक तो ये भी कहा जा रहा है कि वो अब मुस्तकबिल हैं, क्योंकि एक दिलचस्प एक वीडियो जो है वो इसी वर्ल्ड कप के दौरान सबने देखी, और वो थी जो ज़ाहिर है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। वो 2007 में एक शूट हो रहा था, चैरिटी शूट, उसमें एक बच्चे को, गरीब बच्चे को दिखाया गया कि उसको जो है वो नहलाना है, उसको दिखाना है कि जी किस तरह से जो है वो दुनिया में काम होता है। तो वो जो बच्चा चुना गया था, वो किसी को नहीं पता था कि वो बड़ा होके लामीन यमाल बनेगा और वही जो है वो मद्दे मुकाबिल आएगा और फिर वो वर्ल्ड कप का फातेह बनेगा। तो लियोनेल मेसी कहते हैं 39 ईयर्स एज उनकी है, इस बात के इम्कानात भी अब बहुत ज़्यादा हैं कि वो ज़ाहिर है फुटबॉल को खैरबाद कह देंगे। कई और खिलाड़ियों ने जो है ना इस वर्ल्ड कप में कहा है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी टीम कहीं नजर आई, पाकिस्तानी फुटबॉल तो नज़र आई, फुटबॉल टीम नहीं थी, टीम नहीं थी हमारी। हाँ। क्वालिफाई नहीं कर सकी। नहीं, वो तो शामिल साहब ज़ाहिर है उसका एक प्रोसेस है, वो क्वालिफायर्स में जाना, फिर उसको यानी कि अब आप ये देखें जीतना कि बड़ा मुश्किल मरहला है। जिस फुटबॉल से हाँ। ये वर्ल्ड कप खेला जाता है वो तो पाकिस्तान में तैयार होता है, सियालकोट में। बिल्कुल। और बीच में 2-4 साल ही ऐसे गुजरे हैं जबकि पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल जो था वो नहीं उसको इस्तेमाल नहीं किया हाँ गया। जी, हाँ जी। अदरवाइज जो पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल है वो कमाल उसकी टेक्नोलॉजी है, और जो सियालकोट के जो लोग हैं और जो वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी सलाम पेश किया इसमें जाना चाहिए। मुख्तलिफ पैनल शामी साहब यूज़ होते हैं, तो सबसे कम पैनल 4 पैनल्स बताया जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप के लिए जो फुटबॉल तैयार हुई है, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ज़्यादा पैनल होते थे, 4 पैनल को जोड़ के ये फुटबॉल बनाई गई है और फिर ज़ाहिर है दुनिया ने देखा। अब इसमें एक राना मसूद साहब भी अभी यूएन गए हुए थे। मरकजी किरदार जो है वो मसूद अख्तर हैं, जी हाँ, इंजीनियर, जी 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 जी, यानी रेलवे में थे, जिनकी कंपनी, हाँ जी, सिविल इंजीनियर। वहाँ से अलग हुए, फिर अपनी किस्मत आजमाई शुरू की और होते होते फिर वो उन्होंने एक कंपनी की बुनियाद रख दी और आज उनकी धाक बैठी हुई है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हासिल की और वो फुटबॉल जो है उनकी कंपनी का बनाया हुआ जो है उस पर दुनिया भर के सामने है। लेकिन पाकिस्तान की जो फुटबॉल टीम है वो कहीं नज़र नहीं आई। हालांकि फ़ुटबॉल जो है तो एक ऐसा खेल है जो हमारे यहाँ यानी शहर शहर में बस्ती बस्ती में खेला जाता है। हाँ जी, और उसकी कोई ज़्यादा लवाजमात भी नहीं है, ठीक है ना। एक फुटबॉल होता है, ग्राउंड होता है, बिल्कुल सस्ता गेम है, यानी कि स्कूलों कोई में, गियर कॉलेजों नहीं में खरीदने। हाँ जी, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है अब यहाँ हमारी जो फुटबॉल वो एसोसिएशन थी, अब तो वो एक अर्सा तक तो उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं थी। हाँ जी, जो उन्होंने कहा जो बैनुल अक़वामी कवायद और ज़वाबित है हाँ जी, उनके मुताबिक उसकी तंजीम ही कायम नहीं थी, उसका नज़्म ही कायम नहीं था। बिल्कुल। तो पाकिस्तान जो देखें हॉकी में पाकिस्तान ने बड़ा कमाल हासिल किया, वर्ल्ड कप जीत लिया, हाँ जी, आलमी ओलंपिक्स जीता आलमी 1984। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, अब हॉकी का बटा बैठ गया और कोई तवज्जो नहीं उसकी तरफ, और उसके खिलाड़ी जो है वो दरबदर हो गए। मेरी बेटी ने शायद से सवाल किया कि हॉकी तो खेलता नहीं है पाकिस्तान, जीतता नहीं है, ये कह लीजिए। अब जाहिर है ये नई जनरेशन है, क्रिकेट में ज़्यादा नज़र आता है, तो फिर कौमी खेल जो है वो हॉकी क्यों है पाकिस्तान का? जाहिर है कि वो हमने हमारे यहाँ से शुरू हुआ ना, हमने उसको अडॉप्ट किया। क्रिकेट तो बाहर से आया ना, जी हाँ, अंग्रेज़ों का। लेकिन आप ये देखें कि हॉकी जो है उसको भी नज़र लग गई। फिर अब उसका कुछ रिवाइवल हो रहा है। हमारे जो मोहिउद्दीन वानी है ना, इस वक्त जो स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हैं, हाँ जी, तो वो उन्होंने काफ़ी तवज्जो दी है। अच्छा, और हमारी टीम जो है उसमें एक नई जान पड़ी है। जो ख्वातीन जो हमारी हैं वो भी हॉकी खेल रही हैं, जो विमेन टीम है वो भी कुछ ना कुछ अपना आप को मनवा रही है। और हमारी टीम जो है तवक्को रखी जा सकती है कि आइंदा कुछ अरसे में हमारी टीम जो है एक बार फिर नुमायाँ हो जाए बैनुल अक़वामी सतह पर। ठीक है। और फिर सारी तवज्जो हमारी क्रिकेट की तरफ है। हाँ जी, अब क्रिकेट जाहिर है कि एक उसमें पैसा भी बहुत है, उसमें फिर उसकी एक आन बान ही और है, और सरकारी सरपरस्ती भी उससे हासिल है। लेकिन जब वसाइल भी हमारे पास आ गए और हमारे पास हमने वर्ल्ड कप भी जीत के दिखा दिया, और फिर क्रिकेट ने तो हमें देखे ना हीरो दे दिया। इमरान खान जीता, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, खेल में तो दिया, खेल में आ गए। फिर शौकत खान ने अस्पताल बना दिया, फिर उसके बाद सियासत में आ गए, और सियासत में आके फिर जो कुछ किया वो आपके सामने है। बिल्कुल। तो बहरहाल यानी ये जो हमारी क्रिकेट है वो भी फिर दगर पस्ती का
शिकार हो गई। अब यानी क्रिकेट जो है उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस जो है वो माजी से लगा नहीं खा रही। हाँ जी बिल्कुल, एक ही वर्ल्ड कप जीते हैं 50 ओवर्स वाला, उसके बाद हम जीते ही नहीं। हम बातें बहुत करते हैं और बढ़ के बहुत लगाते हैं। लियारी में शमी साहब बहुत पसंद किया जाता है फुटबॉल को, लियारी वहाँ तो देखे स्टेडियम ना, भी। हाँ अब हमारे जो वहाँ के बलोच हैं उनका बड़ा पसंदीदा खेल है। हमारे जो नौजवान हैं उनमें बड़ा टैलेंट मौजूद है बिल्कुल। और बड़े सख्त जान नौजवान हैं, लेकिन ना सरपरस्ती है, ना कोई वसाइल हैं, ना कोई सरकारी सतह पर मनसूबाबंदी है। यानी हमने हर मामले को मजाक बना के रख दिया है। बस सियासत सियासत और फिर हर जगह सियासत दाखिल कर दी। हॉकी में भी सियासत, फुटबॉल में भी सियासत, क्रिकेट में भी सियासत। ये जो हमारे मर्ज लाहक हो गया ना हमें, तो अब हर जगह मेरिट जो है उसको रोंदा जाता है, वसाइल फराहम नहीं किए जाते, बस बढ़ के लगाई जाती हैं। तो ये अब तवज्जो इस तरफ भी हो ना, देखें ना तो IMF के कोई इमदाद की ज़रूरत है, ना किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत है। कोई आपको ज़रूरत तो नहीं है ना। जी हाँ। यानी कि आप खेल, अब फुटबॉल के अंदर क्या लगता है? सिर्फ एक फुटबॉल बस। हाँ, और फुटबॉल, ग्राउंड। हॉकी में क्या जाता है? हाँ, और आपका अपने मैदान है, अपनी सरजमीन है, अपने नौजवान है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। उनकी कोचिंग मुनासिब हो जाए, उनकी सरपरस्ती हो जाए, वसाइल फराहम करे थोड़े बहुत, और वो दुनिया पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। देखिए लोग खुद ही अपना, ये मिसालें मौजूद हैं ना शामी साहब हमारे सामने, यानी लामीन यमाल की हम दे रहे हैं कि गरीब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये एक जाके वर्ल्ड कप का फाते बनेगा। अब जाहिर सी बात है कि इस पर तो खजाने के मुंह खुल जाएंगे, जो क्लब्स इनको लेंगे मजीद अप्रोच करेंगे। हमारे यहाँ भी कौन लोग अपने गली कूचों में खेलते खेलते वो दुनिया में वसीम अकरम की सबसे बड़ी एग्जांपल मौजूद है। उनको देख लीजिए आप। अब आप देख रहे उसको, वो हमारा क्या वो नौजवान नेजाबाज जो है अरशद नस्ती, हाँ जी, हाँ जी, उसने अपने यानी अपने बलबोते पर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो यानी हमें इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए ना, यानी और मुसलसल देनी चाहिए। हमें ये मर्ज लाहक हो गया है, हम बस जज्बाती होते हैं। हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी ना, खरगोश की और कछुए की। हाँ जी, कि खरगोश बस चौकड़ियाँ भरता है और उसके बाद कहीं सो गया और कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उससे आगे निकल गया। तो हमें जोश उठता है, हम कोई बस गोल हमारे सामने होता है, हम वहाँ से हासिल करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। शामी साहब ये जो वर्ल्ड कप हुआ, इसमें आगे बढ़ने से पहले कि ये कहते हैं ना कि जोड़ने के लिए ये एक ऐसा खेल है जो पूरी दुनिया, पूरी आलम को जोड़ता है। उसमें हमने देखा कि दुनिया भर से सेलिब्रिटीज़ आए हैं। सबसे ज़्यादा टॉम क्रूज ने जो तकरीर की, उन्होंने यही कहा। देखिए पाकिस्तान में भी जगह जगह स्क्रीनें लगी हुई हैं। डी चौक पर जहाँ मुजाहरे होते थे वहाँ पर 3 साढ़े 3 बजे हाँ जी, यानी मैच खत्म हुआ, बिल्कुल, और स्क्रीनें लगी हुई हैं। लोगों के ठठ लगे हुए हैं, रात को लोग जाग रहे हैं और सारी मसरूफियात मुअत्तल कर दी हैं और मैच देख रहे हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर भी लाखों लोगों ने हाँ। ये मैच देखा है? बिल्कुल, सिर्फ 2022 रात भर जागकर। हाँ जी, 2022 का कहते हैं जो वर्ल्ड कप फाइनल था वो 1.5 अरब लोगों ने उसको देखा था। इस दफ़ा तो भी फिगर जाएंगी, वो तो जाहिर है उससे ज़्यादा ही है। दुनिया भर में जाहिर है सबसे ज़्यादा देखा पसंद किया जाता है। लेकिन शामी साहब जो बाज़ औक़ात जो कॉजेज़ हैं वो भी उजागर कर दिए जाते हैं। मसलन ये कि स्पेन सपोर्ट कर रहा था फ़लस्तीन कॉज को, फिर उसके जो मारूफ जो अदाकार हैं हावियर बारडम जो हॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, उनसे बार बार पूछा गया, वो तो फ़लस्तीन का नाम लेके जो है वो कहते हैं हाँ जी मैं इस कॉज के साथ खड़ा हूँ, और यहाँ मैच देखने के लिए भी वो मौजूद थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि फ़लस्तीन का झंडा उठा के जो खिलाड़ी ऑफिशियल्स हैं वो भी वहाँ पर जो है वो हमें दिखाई दिए कि ग्राउंड में एक मैसेज जो है वो दे रहे हैं पूरी दुनिया को। तो ये इसराइल के लिए, ये ट्रंप के लिए, ये कितना आपको लगता है कि ये एक ऐसा मकाम होगा कि वो रियलाइज करें, वो सोचें कि भाई हम क्या कर रहे हैं? गज़ा का जो मजलूम है ना, हाँ, उनकी दुआएं भी उनके हक में थी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। मुसलमान जो थे वैसे मजमूई भी उनको दुआ दे रहे थे बड़े कि हिस्पानिया जो है वो उसको फतह नसीब हो जाए, और उनकी दुआएं कबूल हो गई बहरहाल। लेकिन जाहिर है कि फिर इसराइल जो है उसके लिए तो इसके लिए तो मुश्किल है ना। अब इसराइल तो देखिए ना ख्वार हो चुका है। अब वो जो उसका जो एक उसकी कोई अखलाकी साख जो है वो बाकी नहीं रही। अच्छा, उसने जिस तरीके से जुल्म तोड़े हैं गज़ा के लोगों पर, और जिस तरह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया है, भैया मीडिया के लोगों को नहीं छोड़ा, डॉक्टरों को नहीं छोड़ा, नर्सों को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, बूढ़ों को नहीं छोड़ा, तो मरीजों को नहीं छोड़ा। हाँ जी, और मुसलसल बमबारी है, रऊनत है, बदमाशी है। तो उसके नतीजे में अब तो यूरोप में भी और अमेरिका में भी यानी इसराइल जो है उस पर तू होती है। एक जो आप
यानी एक बड़ा हिस्सा जो है जहां आप होलोकॉस्ट का जिक्र करते थे, अगर उस पर तनकीद करते थे तो आपके पूरे मुकदमे कायम हो जाते। बिल्कुल। इतनी यानी इजाजत ही नहीं थी कि उसके इजाजत खिलाफ नहीं कोई थी। बात करे। और वहां अब जो मकरूज चेहरा है इसराइल का वो सामने आया है और लोग जो हैं उस पर नफरीन भेज रहे हैं। अच्छा शामी साहब, अब एक तरफ तो ये इसराइल का मसला चल रहा है, अब ज़रा आ जाते हैं ईरान के मामले के ऊपर, क्योंकि फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शायद इसराइल या नेतन्याहू जो है वो खामोश हैं और वो कहते हैं ना कि तेल देखो, तेल की धार देखो कि क्या मामला जो है वो चल रहा है। अब जो सेंटकॉम है उसने बताया कि जी 19 जुलाई की रात को हमने मुसलसल 9वें रात जो है वो हमले किए हैं ईरान के ऊपर, और ईरान के जो फ़ौजी कमांड मराकज़ हैं, फ़ज़ाई दिफ़ा और साहिली निगरानी के मकामात हैं, बहरी सलाहियतें हैं, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के मकामात हैं, मवासलाती नेटवर्क्स हैं, इनको निशाना बनाया है। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जैसे ही वो पहुँचे हैं न्यूयॉर्क से वापस वाशिंगटन, तो उन्होंने साफ़ियों से गुफ्तगू की है, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जी हमारे क्योंकि इन्होंने फ़ौजी मारे थे, उसके जवाब में हमने इन पर हमले किए हैं। अब तक यानी कि चंद दिनों के अंदर 3 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो गए हैं, ये यानी कि ख़बरें आ रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसी की तरफ जो है वो इशारा किया है। अब जो ईरान है, ठीक है कि वो जवाबी तौर पर हमले कर रहा 3 है। फौजी मारे गए, हाँ जी, तो हमला ईरान ने तो नहीं किया ना। हमले का आगाज किसने किया? तो अमेरिका ने किया, इसराइल ने किया। हमलावर तो वो हैं। हाँ जी, और फिर उसके बाद उनका जो रहबर थे, सुप्रीम लीडर, हाँ जी, उनको निशाना बनाया। बिल्कुल उनके जर्नैलों को निशाना बनाया, कुछ साजिदानों को निशाना बिल्कुल, टॉप कमांड उनकी जो है वो टॉप उड़ा के कमांड। रख दिया। तो आप उसके बाद वो क्या क्या शिकवा कर सकते हैं, और अपने 3 फौजियों का क्या मातम कर सकते हैं, जब आपने खुद इतनी गंदी और बुरी रवायत कायम की कि लीडरशिप को निशाना बनाया जाए। जंगों में लीडरशिप को निशाना नहीं बनाया जाता। जंग अजीम अव्वल हुई, दोम हुई, आप बताएं किसी कौन सरबराह मुमलकत को मारा गया? किसी को निशाना बनाया? जंग के दौरान कम से कम नहीं है। जंग के दौरान बिल्कुल नहीं। और ये यानी जो फौजी क़यादत है और जो आपकी सियासी क़यादत है, जो रियासती क़यादत है, कभी उसको टारगेट नहीं किया गया। कभी उसको जिस तरह से इसराइल ने, जिस तरह अमेरिका ने जो जिस तो हरकतें की हैं, और बार बार ये कहा, और ये भी कहा अभी तो ये कहा कि हमारी जो मौजूदा लीडर हैं वो भी हमारी जद में हैं। जो इस वक्त जो सुप्रीम लीडर है, हाँ जी, वो भी हमारी जद में है, इसीलिए उनको भी निशाना बना सकते नहीं हैं। आते सामने। अब ये जो आपने जो जंग जो है उसके भी कवायद जवाबत है, उसको भी नजरअंदाज कर दिया, पामाल कर दिया, तो फिर आप उसके बाद क्या शिकायत कर सकते हैं? बहरहाल अब अमेरिका जो है वो भी हमले कर रहा है और ईरान भी हमले कर रहा है। हाँ जी, और जवाब जो है, अब तो हौसीस जो है वो सऊदी अरब को भी थ्रेट कर रहे हैं कि हम बात बंद कर दें, नाकाबंदी कर देंगे, बहरी नाकाबंदी कर देंगे रेड सी पे, और सऊदी अरब का वहाँ नाका बंद कर देंगे, और वो वहाँ से भी तेल जी है वो उसको गुजरने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो अब ये देखिए, अब ये जो एक तरफ तो ये सब हो रहा है, दूसरी तो ये भी खबर आ रही है कि जो सालिस हैं वो लगे हुए हैं कि एक आर्जी जंगबंदी हो जाए। जी हाँ, रॉयटर्स ने शामी साहब ये खबर दी है, और ये कहा जा रहा है कि जी 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ जो है वो मौसूल हुई है तेहरान को सालिसों की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि इसका मकसद जो अबूरी मुआहदा है उसको बचाना है। अब अबूरी मुआहदा भी अजीब हुआ है, इस्लामाबाद एकॉर्ड जिसे कहते हैं। हाँ जी, अब हर रोज़ जो है अमेरिका कहता है कि हाँ हमें ये ख़त्म हो चुका है, फिर ईरान कहता है हम इसे मुअत्तल कर रहे हैं, और फिर उसके बावजूद उसकी बात शुरू हो जाती है। ये भी कहा जा रहा है शामी साहब कि उसमें कन्फ्यूजन थी। कोई क्या कन्फ्यूजन थी? क्या अपनी अपनी तशरीह की जा रही थी कि जिसकी वजह से ईरान जो है वो आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की बात करता है, और अमेरिका जो है कहता है हम करने नहीं देंगे। आबनाए हुर्मुज़ तो कंट्रोल जो है, ईरान का कभी कंट्रोल आबनाए हुर्मुज़ पर नहीं रहा। जंग से पहले आबनाए हुर्मुज़ पे ना तो ईरान ने कभी कंट्रोल किया, ना उसने दावा किया कि हम कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल। तो अब ये तो जंग के नतीजे में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब वो उनके पाँव नीचे बटेरा आ गया। अच्छा, अब उस बटेरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सही। तो अब उनका ख्याल ये है कि हम ये तो जो हमें हमारी जो यानी पूरी दुनिया की जो ऑयल सप्लाई है उसको हम मुतासर कर सकते हैं और उसमें रुकावट डाल सकते हैं। तो गोया एक बहुत बड़ा एक आलमी थ्रेट हो गया ना ईरान जो है। हाँ जी। तो इसलिए जो ये ताकत का जो एहसास हुआ है, अब ईरान उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन जो मफाहमत की याददाश्त है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि ईरान जो है खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ मिलकर फिर इसका इंतजाम जो है वो करेगा या उनको इन्वॉल्व करके। यानी तो ये जो 60 दिन थे जंगबंदी के, उस दौरान में ये सारी सलाह मशवरे के बाद एक मैकेनिज्म बनाना था, उसे तजवीज़ करना था। सही। लेकिन उसको
अमेरिका ने भी पामाल कर दिया और ईरान ने भी उसका ख्याल नहीं किया। तो अब भी यानी कोशिश हो रही है और ईरान की तरफ से भी इसकी तस्दीक हो रही है कि जंगबंदी की कोशिश हो रही है। जी हाँ, और अमेरिका की तरफ इस से भी हो रही दौरान है। भी मुसलसल सालिसों के जरिए राब्ते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी लम्हे पे राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ, यानी जंग भी चल रही है, हमले भी हो रहे हैं और राब्ते भी साथ साथ जो हैं वो चल रहे हैं। अब हमारी तो दुआ ही है कि भाई ये, क्योंकि देखें जंग जो है, जंग बताते खुद तो कोई जंग बनाए, जंग उसका कोई फायदा नहीं है ना। उसका क्या मतलब है? इसराइल चाहता है कि जंग खत्म ना हो और ये तबाही जो है वो होती चली जाए। तो ईरान जो है उसके यहाँ भी बड़े पुरजोश इनकलाबी मौजूद हैं और तरह तरह के अनासर मौजूद हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि ईरान और इसराइल जो है, अगर दोनों का मुफाद एक कैसे हो सकता है? अगर एक इसराइल की ख्वाहिश है तो ईरान की ख्वाहिश कैसे हो सकती हो? इसलिए जंग को तूल देना तो किसी मुल्क के मुफाद में नहीं है। ठीक है। इसराइल जो है, इसराइल को लगता है कि भाई ईरान कमजोर होता चला जाएगा और अगर उसके नतीजे में अगर खलीजी रियासतें भी कमजोर हो जाएं, उनके दरमियान भी झगड़ा पैदा हो जाए, तो इसराइल तो खुश, खुदा खुश उसका, क्योंकि इसराइल जो है अरब भी कमजोर हो जाएं और ईरान भी कमजोर हो जाए और आपस में उलझाव बढ़ जाए और ईरान और अमेरिका जो है वो भी एक दूसरे से उलझे रहे, तो फिर इसराइल तो दरदराता फिरेगा इलाके में। सही। इसलिए ईरान जो है उसकी बका जो है और उसकी जो मजबूती है वो भी खित्ते की जरूरत है और खलीजी रियासतें जो हैं उनका वजूद जो है वो भी जरूरी है। मेरा ख्याल है कि अब ये इस पे गौर करना चाहिए हमारे भाइयों को और कोई रास्ता निकालना चाहिए कि जंग बंद हो। रास्ता शामी साहब कैसे निकले? हमने ब्रेक पे जाना, लेकिन उस पर जाने से पहले आप खलीजी ममालिक की बात कर रहे हैं। जो ताज़ा हमले ईरान ने जवाब में किए हैं, पासदारान इनकलाब क्या दावा कर रहे हैं कि उन्होंने उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर फ़ज़ाइया के C-17 स्ट्रेटिजिक ट्रांसपोर्ट तैयारे और P-8 कमांड एंड कंट्रोल तैयारे पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। अच्छा, फिर इस मिसाइल तैयारों को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा और इससे पहले वो अजरक का इलाका है, वहाँ पर भी जो अमरीकी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल है। शायद साहब मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूँगी, ये तबाही जो है ना, ये कोई नॉर्मल तबाही नहीं लग रही है। पासदारान इनकलाब ने यह भी कहा कि जी कोवैत में उन्होंने अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम को ड्रोन के जरिए तबाह किया। फिर इससे पहले उन्होंने अली सालम एयरबेस पर जो आलात और तैयारे थे उसको निशाना बनाया। फिर पासदारान इनकलाब ने शाम में अल ततफ एक इलाका है, वहाँ दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमला किया और फिर बहरीन का दारुल हुकूमत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शामी साहब, मनामा, वहाँ पर उन्होंने ड्रोन हमले किए, मिसाइल हमले किए। जो बहरीन के सिविल एविएशन इदारे हैं वो ये कहते हैं कि ईरान ने ड्रोन्स के ज़रिए उसके जो सिविल फ़ज़ाई नेविगेशन सिस्टम्स है उसको निशाना बनाया। यानी कि ये फ़ौजी तैयारे नहीं, ये जो कमर्शियल तैयारे जो मुसाफिर तैयारे उड़ते हैं, ये उनके सिस्टम को निशाना बनाया है। ये शामी साहब कितना डेंजरस हो सकता है? हाँ, इसका नतीजा जो होगा, मैं शामी साहब इसका नतीजा आपसे लूँगा, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो आपसे इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। शामी साहब, खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले और वो भी ज़ाहिर है जो सिविलियन इदारे हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कितने तशवीशनाक हैं? मामला जो है मज़ीद ख़राब हो सकता है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लें शामी साहब, जो ज़राए से खबर आई है कि जो ईरान के वज़ीर दाखिला हैं सिकंदर मोमनी, वो भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आ रहे हैं और वो मसूद पज़ेश्कियान साहब का कोई बड़ा अहम पैगाम लेकर आ रहे हैं, या फील्ड मार्शल से भी मिलेंगे, मुमकिन तौर पे वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे। ये कितनी पॉजिटिव है? आज उन्हें पहुँचना था यहाँ। जी हाँ, बिल्कुल। और देखें तो हमारे वज़ीर दाखिला से भी मिलेंगे। देखें, एक तो जो सेंट्रल एशिया को जा रहा है ना रास्ता बलूचिस्तान से, जी हाँ, और ईरान के रास्ते वो खुल गया था, अब उस पर यलगार है और आग का यानी हमला है उस पर। और दूसरा ये कि अब ये जो हमारे यहाँ के मिनरल्स हैं उनका भी मामला है। ठीक है। कहते हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के खजाने हैं। और मुझे तो ये मालूम हुआ कि तरबेला डैम जो है उसके नीचे जो है सोने के वसी ज़खायर मौजूद हैं, यानी सोना वहाँ जमा हो चुका है। अच्छा, वो तो जगह जगह लोग तो जो इंडस के लिए भी कहते हैं ना सोने, हाँ, सोना तलाश कर रहे हैं लोग, प्राइवेट लोग, और पाबंदी भी लगाई निकाल के ले जा रहे हैं। तो बहरहाल
अब ये जो ईरान और पाकिस्तान के आपस के मामलात भी हैं, किस तरीके से एक दूसरे को यानी को सपोर्ट किया जाए और एक दूसरे की मुश्किलात कम की जाए। लेकिन ये जो ईरान के जो हमले हैं खलीजी ममालिक पर या अरब ममालिक पर, अब उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका जो है उसके हमलों की शिद्दत में इजाफा होगा, वो ईरान पे हमले करेगा और हम तो दोनों तरफ से नुकसान हमारा है। यानी जो अमेरिका का हमला है वो भी ईरान को नुकसान पहुंचाए, वो भी हमारा नुकसान है। और ईरान के हमलों से अगर अरब मुल्कों को नुकसान पहुंचे तो वो भी हमारा नुकसान है। तो हमने दोनों तरफ से मारे गए ना। तो पाकिस्तान के हम जो रहने वाले हैं और जो हमारे दिल धड़कते हैं पूरे ईरान के साथ भी और हमारे दूसरे अरब भाइयों के साथ भी, क्योंकि हम तो दोनों के दुआगो हैं और खैरखा हैं। तो नुकसान जो है वो देखिए क्या हो रहा है। अब आलम इस्लाम जो है वो ताराज हो रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो किसी तरीके से ये मामला जो है रुकना चाहिए। एक बयान तो आया है शाहिद साहब मार्को रूबियो साहब का, वो कह रहे हैं कि जी यानी दोबारा मुज़ाकरात की ख्वाहिश का वो इजहार कर रहे हैं, लेकिन जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया ईरानी खबर एजेंसी को, उसमें वो कहते हैं कि अमेरिका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान जंग में बर्तरी हासिल होगी। इससे क्या यानी कि अब ये देखें, अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल कर ले, उनकी आरज़ू कबूल कर ले। वो इकबाल ने कहा ना कि तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। क्योंकि जंग तो हो रही है ईरान की सरजमीन पे, जी हाँ, अरबों की सरजमीन पे। अमेरिका तो वहाँ से बैठा ठाठ से, देखे ना अमेरिका को यानी नुकसान पहुँच रहा है, मुआशी नुकसान पहुँच रहा है। अमेरिका का जो असले के ज़ख़ीरे कम हो रहे हैं, लेकिन उसकी सरजमीन को तो कोई ख़तरा नहीं, उसके जो बाशिंदे हैं उनको तो कोई थ्रेट नहीं। तो ये भी हमें गौर करना चाहिए ना। हमारी ताराज जो हो रही हैं वो तो हमारी ज़मीनें ताराज हो रही हैं। बिल्कुल। इसलिए खुदा ना खास्ता शमी साहब ये देखिए, जो अगर ईरान जो है वो पूरी कुव्वत से मौजूद रहता है और ईरान जो है उसके लिए एक दुनिया के साथ उसके राब्ते मुस्तहकम होते हैं, उस पर सैंक्शन ख़त्म होती हैं, तो ये अमेरिका की शिकस्त नहीं है, ईरान की फतह नहीं है। तो देखें ये भी ये फतह और शिकस्त के चक्कर में अब किस तरह की फतह चाहते हो, तो हम तूल देते चले जाएंगे और फिर तूल देते देते तो फिर नुकसान जो है वो होता चला जाएगा। शामी साहब ये जो हौसी कह रहे हैं कि सऊदी अरब को हम उसकी नाकाबंदी कर देंगे बहरी, इसमें पाकिस्तान मतलब यानी कि इस पर कोई एब्लिगेशन है या नहीं, जब खुदा ना खास्ता कोई हमला हो सऊदी अरब की ज़मीन पर? नहीं, देखिए ये तो दफ़ाई मुआहदा जो है उसकी क्या मामलात हैं, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि हम किसी भी कीमत पर हमें ईरान से तो उलझना नहीं। ठीक है, ईरान हमारा हमसाया है और किसी भी तौर ईरान के साथ उलझाव जो है वो ना हमारे मफाद में है ना खलीजी ममालिक के मफाद में है, तो हमें तो नहीं उलझना। ठीक है। अब ये है कि अगर सऊदी अरब पर कोई हमला करे तो उसके जवाब में कार्रवाई वहाँ जो हमारी फोर्सेस मौजूद हैं वो कर सकती हैं। अच्छा। लेकिन अब ये बड़ा नाजुक मामलात है और हमें इस पर कोई तबसरा जो है उससे गुरेज करना चाहिए और बस यह तवक्को रखनी चाहिए कि पाकिस्तान अमली तौर पर किसी जंग में शरीक ना हो और किसी उलझाव का शिकार ना हो। अपना दामन हमें बचाना चाहिए हर कीमत पर, और जहाँ कोई दफाई ज़रूरत हो तो वहाँ ज़ाहिर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़े तो फिर हो सकती है। ठीक है। ऐसे में शामी साहब खाम दिल की कीमतें बढ़ गई हैं और वो हम देख रहे थे कि जो हमारी वफाकी काबीना है उसने वो कहा है कि जी रोज़ाना की बुनियाद पर अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय होंगी। ये कैसे रोज़ाना की बुनियाद पर क्या आप तेल की कीमतें लगाएंगे? आप तेल की कीमत तो तेल सैटरडे संडे को छुट्टी होगी, रोज़ाना इम्पोर्ट तो नहीं होता। हाँ, देखा ना, एक तेल खरीदा जाता है फिर उसके बाद यहाँ पहुँचता है, तो मतलब एक बस एक आजलाना और अहमकाना फैसले हैं जो किए जा रहे हैं। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह ना करे कि शॉर्टेज हो जाए जो पूरी इस क्राइसिस के दौरान नहीं हुई। तो हुकूमत को सोच समझकर फैसले करने चाहिए। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जो डीलर्स हैं, उनको एतमाद में लेके कोई लाएअमल बनाना चाहिए।
बाकी अब ये देखे हैं, जी शामी साहब। एक हमारी भतीजी हैं, हाँ। बेटी अ, आमना हाशमी, जावेद हाशमी साहब की बेटी, अच्छा, उनकी साथ। एडवोकेट हैं। हम्म। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हम्म। और जावेद हाशमी साहब के घर पे, हम्म। मखदूम रशीद पे, हम्म। तो ये हुआ कि कोई वहाँ धावा बोला है, हम्म। कोई पुलिस ने हम्म। और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने हम्म। उनके कंप्यूटर वगैरह काट दिए हैं, बिजली चोरी का बिजली इल्जाम कुछ, चोरी हाँ। का इल्ज़ाम लगाया है, हाँ जी। पर्चा काटा है। हम्म। अब मुझे बताएं कि ये बाद इल्ज़ाम ऐसे होते हैं। हम्म। अब जावेद हाशमी साहब इस बुढ़ापे में बिजली चोरी करेंगे, जो काम जवानी में नहीं किया वो बुढ़ापे में करेंगे। अच्छा। अब मुझे याद है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में हाँ। चौधरी परवेज ज़हूर लाई पर, हम्म। जो चौधरी परवेज लाई के ससुर हैं, जी चचा जी हैं, जी। और चौधरी शुजात हसन साहब के वालिद हैं, तो चौधरी ज़हूर लाई शहीद पे हम्म। अ, वो पर्चा कटा हम्म। भैंस चोरी का, तो उन्होंने भैंस चुरा ली अच्छा। और ख़ुद मेरे ऊपर पर्चा कटा हम्म। कि एयर मार्शल असगर खां के साथ मिलकर हम्म। हमने, जिसमें महमूद अली कसूरी साहब का नाम भी था, हम्म। खुर्शीद कसूरी साहब का नाम भी था, और मलक हामद सरफराज का भी था, और उसमें हमने क्या किया, हमने एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो गाड़ी है हम्म। उसका पीछा किया, और उसके ड्राइवर को जदोकोब किया हम्म। और प्लग और पाना चुरा लिया। माशाल्लाह। तो ये पर्चा कटा, बाकायदा हम्म। हमें गिरफ्तार किया गया इस पर्चे में, सही। ये माशा असगर खान समेत। आपको। हाँ जी, हम्म। मुझे भी, हम्म। हम इकट्ठे रहे उस हम्म। मुकदमे में। हम्म। फिर जब भुट्टो साहब के ये इक़्तिदार के आखिरी दिन है, हम्म। तो फिर वो इक़्तिदार जो है उसका डामाडोल हो रहा था, सही। फिर वो हाई कोर्ट से हमें रहाई नसीब हुई। लेकिन आप ये बताएं, अब ये जो लोग हैं, जावेद हाशमी साहब की बेटी जो है, वो पुकार रही थी मरियम बीबी को, और शहबाज शरीफ साहब को भी, नवाज शरीफ साहब, जब आप नवाज शरीफ साहब बाहर गए तो उस वक्त किसने साथ दिया? जावेद हाशमी साहब जो थे हम्म। कलसूम, बीबी कलसूम के साथ खड़े हो गए डट के, हम्म। और फिर कायम मुकाम सदर रहे मुस्लिम लीग के, हम्म। और उनका पूरा साथ दिया। फिर उनको जेल काटनी पड़ी, बरसों जेल में काटे, जेल काटी उन्होंने। हम्म। तो उन मुकदमा बनाया गया बगावत का, हम्म। और उन्होंने उस पर किताब भी लिखी है कि मैं बागी हूँ। जी हाँ। तो बात यह है, अब ये हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, हमारी जो वज़ीर आला हैं, उनको इस पर जायज़ा लेना चाहिए फौरी तौर पर। अच्छा। और जिसने भी अहमकाना कार्रवाई की है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, इसकी तहकीकात कराएं। जो बात, यानी जो बात किसी को हजम ना हो, किसी को यकीन ना आए, वो बात अब यानी कैसे है, यानी एक ही तरीका है, इसी तरह मुकदमे कायम होते रहेंगे। पर हुकूमत जो होती है, आज हम पीपल्स पार्टी के दोस्तों से जब बात करते हैं उन मुकदमात की, तो शर्मिंदा होते हैं, उनके पास कोई सफाई पेश करने के लिए कोई अल्फाज नहीं होते। तनकीद करने वाले तो शाही साहब ये कहते हैं ना, जो ज़ाहिर है जिनको तकलीफ हुई इस बात से, वो कहते हैं कि जी आप ये, जैसे आपने मिसाल दी भैंस चोरी, पाना चोरी, इस पर तो मुकदमा होता है। वो कहते हैं जी इलेक्शन चोरी पर जो है वो किसी को कुछ नहीं कहा जाता। वो तो देखे ना, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। इलेक्शन चोरी तो अपनी जगह, ये तो एक अफसानवी बात आ गई ना बीच में। अच्छा। अब ये हकीकी वाक़या जो हमारे सामने हो रहा है, तो इसको हम इसको कम करने के लिए, अगर ये हकीकी वाक़या, तो इसको फिर हकीकत के तौर पे लेके इसको बाकायदा डिफेंड करना पड़ेगा ना, कि अगर इल्ज़ाम लगा है उसको साबित कर दें कि नहीं जी कोई बिजली चोरी नहीं हुई है। नहीं अभी तो एक सनतकार है, उनको भी जो है वो रोका गया है लाहौर एयरपोर्ट से, बाज़ मारूफ इल्ज़ामात जो हैं उन पर भी ये इल्ज़ाम है। नहीं, हर इल्ज़ाम जो है ना, अब ये इल्ज़ाम जो है कि जावेद हाशमी जैसा जो बुजुर्ग सियासतदान है, उसके घर में कोई बिजली चोरी होती होगी, यानी कोई बात अकल की बात नहीं है ना, कोई समझ की बात भी नहीं। और जावेद हाशमी की तो दयानत और अमानत जो है, तो उसकी कसम खाई जा सकती। तो हमारी ज़िंदगी गुजरी उनके साथ, उम्र गुजरी है। सही है। तो फिर जो लोग पूरे बहादुरी से खड़े रहे, उनके इस वक्त उनके जो ख्यालात से इख्तलाफ हो सकता है, इस वक्त जो बातों का वफूर जज्बात में वो यानी बहुत तल्ख बातें कर जाते हैं, उनको भी ज़रा कुछ सोचना चाहिए। सिर्फ ये जावेद हाशमी साहब ही तो अकेले नहीं है शामी साहब, आजकल तो वो जज्बात में आके मौलाना साहब जो हैं उन पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। आपने उस पर कॉलम भी लिखा कि जी जो हुआ अब उस पर पीछे हट जाए, कर लें, लेकिन क्यों डटे हुए हैं? मौलाना फजलुर रहमान भी अपना दायरा के खताब फरमा रहे हैं, जोश जज्बे में हैं और शेर पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम गुनाह का मज़ा नहीं ले रहे हैं।
क्या शेर पढ़ा है उन्होंने, तो अभी तो गुनाह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, हाँ तो अभी तौबा करने की क्या ज़रूरत है। हाँ। तो बहरहाल ताहिर अशरफी साहब ने लेकिन ज़रा थोड़े से उनको हाँ, ताहिर जवाब अशरफी दिया है। साहब, अब ताहिर अशरफी साहब ने, उन्होंने कहा भाई ये मुझे तो मुबारकबाद दे रहे थे तकरीर पर, हाँ फिर ताहिर अशरफी ने कहा मैं तो कुछ और बात भी की हाँ, थी साथ। मुकम्मल बात हाँ बताएं मौलाना साहब, मुकम्मल बात बताएं। सख्त बात जो की थी उसकी भी तवज्जो दिलाई थी मुकम्मल मौलाना बातें जो हैं, हाँ अब ताहिर अशरफी साहब जो हैं हाँ। मौलाना के तो बरखुरदार है ना, वो नौजवान हैं, मौलाना बुजुर्ग हो चुके हैं, तो बहरहाल ये मामला जो है इसको समेट दिया जाए तो अच्छा है ना, इसको ज़्यादा तूल देना जो है कोई मुनासिब बात नहीं है। मौलाना ने भी कहा, हमारे जो मौलाना से भी जो भूल चूक हो जाती है आदमी से, उस पर इसरार नहीं करना चाहिए, लेकिन माने वो डटे हुए हैं, अब वकीलों से तक खिताब कर रहे हैं, नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं वो, तो फिर शामिल चलिए अब जाहिर है कि गड़े मुर्दे या कह लें या एक आलिम दीन जो होता है और फिर एक जो सियासतदान भी हो हाँ और एक उम्र गुजारी हो सियासत में, हाँ। तो जाहिर है कि फिर वो अपना वजूद का एहसास ये तो मामला दिलाता जो है। सब पूछ रहे हैं लोग, डिफ्यूज़ कैसे होगा? क्या जरदारी साहब जो हैं वो कॉल कर लें, वज़ीर आज़म जो हैं वो कहें जी मैं मिलने आ रहा हूँ, चाय पीते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, आपको लगता है ये मामला फिर जो है वो डिफ्यूज़ इस तरह से हो सकता है? बातों का तो खुद ब खुद ही डिफ्यूज हो जाता है। अच्छा, हाँ, वक्त गुजरने के साथ साथ नई खबरें आ जाएं, कोई नई नया खबरें इशू आ आ जाए। जाएंगी, कुछ हाँ और हो जाए। हाँ अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो उनसे मुआहदा भी किया होगा ना आज़ाद कश्मीर में, जी। दोनों अलग इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, हम्म। तो वहाँ ले जाएं उनको आज़ाद कश्मीर में, अच्छा इंतखाबी जलसों में तकरीरें कराएं, अच्छा चलिए कुछ जोशे खताबत जो है ठंडा पड़ जाए, तो अच्छा अच्छी बात है। और वहाँ बाकी तो फिर मुस्लिम लीग नून है, हाँ वो अब उसका मत्था लगा हुआ है, वो कह रहे तो ख्वाजा आसिफ पे बरस रहे हैं, हाँ जी, और वो उनको निशाना बनाया हुआ उन्होंने, कह रहे हैं अभी तक काबीना में वो वजीर कैसे मौजूद बाकी है। हैं, हाँ उनको निकाला जाए। हम्म और अब राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं जनाब जरा ध्यान से, एहतियात से, भैया इतनी तल्ख बातें ना करें। भाई अब जाहिर है कि जब पीटीआई तो मैदान में नहीं है ना, सही, तो फिर मुकाबला तो मुस्लिम लीग नून में है हाँ जी। और पीपल्स पार्टी में है, तो बिल्कुल फिर तलखी तो होगी। ठीक है, चलें शामिल साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त मुतनाज़िर, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।